हेलो दोस्तों। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसे भेजें ताकि हमें भी प्रेरणा मिल सके और हम रोज़ाना ऐसी वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों, आइए, ये वाली जो क्लास है वो आरपीएफ के लिए स्पेशली फोकस की गई है, आरपीएफ को देखते हुए। तो दोस्तों, इसमें हम आरपीएफ जो पेपर चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल का, दोस्तों हमने कांस्टेबल को टारगेट करते हुए ये क्लास तैयार की है। और इसमें आज की इस क्लास में हम सुपर फास्ट तरीके से इसमें 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये जीके जीएस के प्रश्न होंगे दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यासों में से कौन सा भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है? तो वो कौन सा है, कौन सा उपन्यास है जो आर के नारायण द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन हैं द डार्क रूम, या द सूटेबल बॉय, या अनअकस्टमर्ड अर्थ, या हाफ गर्लफ्रेंड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, जसवंत सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3, किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? क्या वो 1554, या 1567, या 1565, या 66? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है 1564। इसमें नहीं है। तो दोस्तों, हाँ है, इसमें 1564 ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और अकबर का जो टाइम पीरियड है वो कब तक है? वो 1556 से 1605 तक अकबर शासन करता है। ठीक है दोस्तों। और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक होता है 13 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं इसके 22 मार्च, 8 मार्च, या 14 मार्च। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 22 मार्च। क्या है? 22 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो आप ध्यान रखना 1993 से ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है। और तब से अब तक मनाते आ रहे हैं मीठे पानी को लेकर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में किया गया है? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर जो प्रतिबंध है वो कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल है अनुच्छेद 23, 24, 25, या 26। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 23। क्या है? आर्टिकल 23 ये प्रतिबंध करता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश वह दर है, यानी यहाँ पर दर पूछ रहा है कौन सी दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है? तो दोस्तों, वह कौन सा दर है? क्या उधार, या लैंडिंग ब्याज दर, या नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं? ठीक है। और या रेपो दर, या रिवर्स रेपो दर। तो वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेपो दर, यानी कि आर बोलते हैं। ठीक है ना। क्या? आर। और रिवर्स रेपो दर होता है, इसे ट्रिपल आर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद ये है नेक्स्ट प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का भंडार किस परियोजना के माध्यम से बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बाणसागर परियोजना, या इंदिरा सागर परियोजना, या माता टीला परियोजना, या हलाली परियोजना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है इंदिरा सागर परियोजना। और यह कहाँ पर शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी एमपी में। कहाँ पर? एमपी में, और 1989 में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं? तो वो कौन है? क्या मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, या अटल बिहारी वाजपेयी, या आर के गुजराल? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई जिनका टाइम पीरियड है वो है 1977 से 1979। ठीक है दोस्तों। और ये भारत के चौथे पीएम थे। ठीक है ना, 4 नंबर वाले, मतलब चौथे नंबर पर पीएम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलेंसिकी किसकी राजधानी है? हेलेंसिकी किसकी राजधानी है? क्या फिनलैंड की, आइसलैंड या लिथुआनिया या लातविया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड की राजधानी है। और अगर हम बात करें जो आइसलैंड है इसकी राजधानी क्या है? रिजवेक। क्या है? मतलब रिजेविक। क्या है? रिजेविक नाम है। और जो लिथुआनिया है इसकी राजधानी है विनियस। और इसका ध्यान रखना, लताविया की क्या है? रीगा। क्या है? रीगा। इसकी क्या बताया मैंने? विनियस। ठीक है। और इसकी रिजवेक है, या क्या बोलते हैं, रिकजेविक है, ऐसा कुछ है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। चलिए, निम्नलिखित में से किस सभापति ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो वो कौन थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को, यानी जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था उस दिन पहला जो भाषण था वो जवाहरलाल नेहरू का था। उसके बाद में फिर भाषण किसने दिया? तो दोस्तों किसने जो संबोधित किया था संसद को? तो उनका जो राइट आंसर है, क्या सी राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है दोस्तों। और उस समय 3 स्पीकर थे। ठीक है, कितने स्पीकर थे? 3 स्पीकर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2024 के दौरान कितने बीएसएफ व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया था? तो क्या 1, 2, 3, 4? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2। कितने? 2 सम्मान। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो क्या है वो? महेंद्रगिरी या अन्नाईमुड़ी या नंदा देवी या डोडा बेटा? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? डोडा बेटा। ठीक है दोस्तों। और अन्नामलाई है ना, अन्नामलाई की कौन सी है? तो ये कहाँ गया? अन्नाईमुड़ी है ना, ये तो अन्नामलाई की, किसकी है? अन्नामलाई। ठीक है दोस्तों। अन्नामलाई की क्या है? तो अन्नाईमुड़ी है। और ये सबसे ऊंची चोटी है केरल की। ठीक है। और ये डोडा बेटा है ना, तो ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये कहाँ की है? तमिलनाडु। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा नहीं करता है? क्या मालदीव, फिलीपींस या फिजी, पाकिस्तान? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? क्या फिजी या मालदीव या फिलीपींस या पाकिस्तान? तो कौन सा है? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? हाँ, कौन सा देश भारत का समुद्र सीमा साझा करता है, ऐसा पूछा है। ठीक है, साझा नहीं करता है ये नहीं, साझा करता है। ठीक है, तो वो कौन सा देश है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या मालदीव, या इसका राइट आंसर क्या है? तो वो मालदीव है। ठीक है दोस्तों, और ये साउथ में है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो क्या जोजिला दर्रा या देवासा दर्रा या बोमडीला दर्रा या सिपकिला दर्रा? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बोमडीला दर्रा। कौन सा है? बोमडीला दर्रा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में अग्रणी भूमिका यानी पुरुष और महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो वो कौन थे ये 2024 के पुरस्कार जो जीतने वाले फिल्म फेयर के? ठीक है, तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट थे। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे आर डी टाटा की जीवनी है, ठीक है, कौन सी है? तो जे.आर.डी. टाटा की जो जीवनी कौन सी है? क्या पॉलिस्टर पेंस? तो ये नीता अंबानी की है। तो ये तो हो गई। ठीक है, ये नीता अंबानी की है। बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन, तो ये इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 ही है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है गुप्त काल का साहित्यकार कौन है? तो क्या भैरवी, कालिदास या हरिसेन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों गुप्त काल में जो साहित्यकार थे वो उपरोक्त सभी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल और स्वच्छता के मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में मान्यता दी गई। तो कौन सी वर्ष है, क्या 2011 या फिर 2009, 2008 या 2010। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 2010। कब दी गई, 2010। और डेट याद रखना, तो वो है 28 जुलाई। कब, 28 जुलाई 2010 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष हुई। तो सबसे पूरे विश्व में जो महामंदी आई थी वो किस वर्ष के दौरान आई थी, क्या 1930 या 21 या 29 या फिर 28। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मंदी वर्ष है वो कहा जाता है 1929। इस 1929 को पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 20 वाला। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रमुख हवाई अड्डों के लिए टैरिफ और अन्य व्यय और शुल्क को विनियमित करता है। तो वो क्या है, AERA। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कह रहा है यानी कि इनमें से कौन है जो किसके माध्यम से, यानी कि डैश के हर्ष चरित्र से हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो किसके माध्यम से हमें हर्ष चरित्र से, यानी किस ये लेखक हैं, इनके द्वारा जो कोई एक हर्ष चरित्र लिखा गया उसमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो लेखक कौन है, तो दोस्तों वो बाणभट्ट। कौन है, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के हर्षचरित्र क्या है, बाणभट्ट के हर्षचरित्र से हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको है। चलिए इसके बाद भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू है वो। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो इनका जन्म कब होता है, तो 14 नवंबर को। ठीक है, और 1889। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों गंगा बेसिन का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो वो पंजाब है। बाकी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये सब गंगा बेसिन के हिस्सा हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, पंजाब। स्वतंत्रता के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, क्या सी राजगोपालाचारी या JV कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय कौन थे, तो दोस्तों उस समय थे JV कृपलानी। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JV कृपलानी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं। तो क्या विक्रम सेठ या RK लक्ष्मण या RK नारायण या अनीता देसाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, RK नारायण। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या है, RK नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में है। तो दोस्तों ये भारत और नेपाल या भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत। तो ये किसके बीच में है, तो दोस्तों ये नेपाल और तिब्बत के बीच में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, नेपाल और तिब्बत के बीच में। चलिए इनमें से कौन सा लोक संगीत में महाभारत की कहानियों को गाथा गीत के रूप में गाया जाता है। तो महाभारत की कहानियों को कौन से लोक उसमें गाया जाता है, तो वो है, इसका राइट आंसर क्या है, क्या सोहर लोक संगीत है या पखिंडा लोक संगीत है या मांड लोक संगीत है या पांडवानी। तो दोस्तों तो महाभारत में क्या बता रहा है इसमें, महाभारत। आप इससे याद रख सकते हैं जो महाभारत है, और महाभारत में किरदार कौन निभाते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो किनके ऊपर होता है, पांडव। क्या है, पांडव। और आप पांडव से क्या याद रख सकते हो, तो पांडवानी। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या बोलते हैं, पांडवानी। ठीक है, पांडवानी एक लोक संगीत है। पांडवानी लोक संगीत में महाभारत की कहानियों को गाथा गीत के रूप में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम हाई स्पीड रेल परियोजना इन दो शहरों को जोड़ेगी। किन दो शहरों को जोड़ेगी दोस्तों, क्या मुंबई दिल्ली, कोलकाता चेन्नई या हैदराबाद बेंगलुरु या मुंबई अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या है, मुंबई अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, मुंबई और अहमदाबाद। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के 1956 से 61 तक का जो टाइम पीरियड होगा का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित से क्या था। प्रमुख लक्ष्य
को प्राप्त करना था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करना था? तो क्या वो आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था? तो दोस्तों उस समय ज़्यादा समय तो हुआ नहीं था देश आज़ाद को, तो आत्मनिर्भर तभी बन नहीं सकते थे, और ये स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था तो हो नहीं सकती थी। स्थिरता के साथ विकास या बाहरी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह सामाजिक न्याय। तो दोस्तों सबसे जो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें ज़्यादा काम दिया गया था, तो औद्योगिकरण किस पर काम दिया गया था, उस पर मतलब किस पर ध्यान दिया गया था, तो उसे आप रखोगे ध्यान में, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियल पर, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दिया गया था, यानी कि भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीव्र औद्योगिकरण पर ये इसका लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। पांडिचेरी के लोकप्रिय लोक नृत्य का नाम बताइए। क्या वो गरबा, गर्दी या क्या बोलते हैं इसे, अलकप या गंभीर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गर्दी, ठीक है ना। क्या है? गर्दी। और गरबा कहाँ का है? तो ये गुजरात का, ठीक है दोस्तों। कहाँ का है ये? गुजरात का। ये इसे ध्यान रखोगे आप। तो ये गरबा कहाँ का है? तो ये है गुजरात का, ठीक है दोस्तों। चलिए, और इसका राइट आंसर क्या है? गर्दी। नेक्स्ट देखते हैं। किस मध्य पूर्व देश ने महदा, कायहान 2 और हतेफ 1 नामक 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर क्या? ईरान या संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की या आर्मीनिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वो है ईरान, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न ये है, दिल्ली का अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था अलाई दरवाज़ा, आप अलाई से ध्यान रख सकते हैं, यानी अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था? तो वो कौन था? क्या हकीम अफजल खान, क्या इब्न बतूता, या फ्रैंको वर्नियर, या द्वारते बारबोसा? तो इसका जो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है फ्रांको वर्नियर। फ्रांको जो वर्नियर है, और यह आता है भारत में, ठीक है। और किसके चिकित्सक के रूप में? तो आप ध्यान रखोगे वो दारा शिकोह और क्या नाम है, और औरंगजेब, ठीक है ना। तो दारा शिकोह उस समय राजकुमार थे, ठीक है। और उसके बाद में फिर दारा शिकोह के बाद में औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब, ठीक है दोस्तों। तो उनका चिकित्सक बन के दरबार में रहता है, ठीक है दोस्तों। और ये कब की बात है? तो 1665 से 1717 तक, 1665 से स्टार्टिंग करता है और 1717 तक, ठीक है। चलिए, इसकी एक किताब है, और उस किताब में लिखता है, क्या बोलते हैं उसे, ट्रैवल्स करके कोई एक किताब है इसकी। और उस किताब में ये बताता है कि जो मुग़ल थे तो मुग़लों की अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं थी भारत में, ठीक है दोस्तों। चलिए, जस्टिस फातिमा बीवी का निधन है वो किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है क्या केरल, या तमिलनाडु, या कर्नाटक, या महाराष्ट्र? दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है केरल। और आपको ये बात मतलब आपको ये ध्यान रखना चाहिए, और कब हुआ था ये निधन, तो ये डेट याद रख लो आप, 23 नवंबर 2023 को, ठीक ना। 23 नवंबर 2023 को निधन हो जाता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो CSIR की स्थापना बतानी है। तो दोस्तों इसकी स्थापना वो कब होती है? 1942 में होती है। कब होती है? 1942 में, ठीक है ना। चलिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो ये कितने वेद हैं? तो आप नंबरिंग याद रखो, कितने वेद हैं? 3। तो इसका मतलब क्या है? त्रयी हैं। और त्रयी किसमें है? तो वेद त्रयी। और ये तीनों क्या हैं? ये वेद हैं। क्या हैं ये तीनों? तो आप ध्यान रखो, ये तीनों वेद हैं। तो वेद के और कितने वेद हैं? 3। तो वेद है कितने? ये 3, यानी तो हो गया ये वेद त्रयी, ठीक ना। क्या हो गया? वेद त्रयी, ठीक है। चलिए, क्योंकि शुरुआत में जो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000, ऐसा नहीं, रुको, एक यानी 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो इसका है, ठीक है। और 1000 BC से लेकर जो 600 BC तक है ना, वो टाइम पीरियड किसका है? तो वो उत्तर वैदिक काल का, ठीक है ना। और उसी में
जो बाकी के 3 और वेद हैं तो वो तभी होते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पुराना वेद है तो उसका टाइम पीरियड कब का है, तो वो है 1500 BC से लेकर और 1000 BC तक, ठीक है ना दोस्तों। और इसके बाद में जो टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है और वो किसका है, तो वो अन्य वेदों का है, ठीक है दोस्तों। इनमें से अगर सबसे लास्ट वाला जो वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। क्या नाम है, अथर्ववेद, ठीक है। तो दोस्तों इसे शुरुआत में जब तक ये 3 वेद कहलाते थे वेदत्रयी, तब तक इसको मान्यता नहीं मिली थी। लास्ट में से सबसे बाद में मान्यता मिलती है वेद की, तब कुल मिलाकर कितने वेद बन जाते हैं इसके समेत, तो 4 वेद बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने वेद बन जाते हैं, 4। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों जो जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। क्या था, असहयोग आंदोलन, ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। और ये कब की टाइम पीरियड है, तो ये है 1920 से 21 का बीच, ठीक है। और शुरू कब, प्रस्ताव कब पारित होता है इसका, जो यानी कि 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित होता है जन असहयोग आंदोलन के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो वो कौन थी दोस्तों, वो क्या मदर टेरेसा, नरेश दत्त या इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों वो कौन सी महिला थी, तो मदर टेरेसा, ध्यान रखना। और इनको कब मिला था, तो ये ध्यान रखना 1979, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, कि संगीत या साहित्य या पत्रकारिता या नृत्य। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है साहित्य। क्या है, साहित्य, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है। तो दोस्तों सबसे लंबा संशोधन है और इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। और PM थी उस समय इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी जी उस समय PM थी हैं, ठीक है। चलिए और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से और प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था, और उसमें अखंडता और पंथनिरपेक्ष समाजवादी ऐसे शब्द उसमें जोड़े गए थे, ठीक है ना। चलिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो दोस्तों ये किस राज्य में है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या असम, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक, ठीक है दोस्तों। और ये कहा है, क्या है इसका राइट आंसर, कर्नाटक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है। तो कौन सा राज्य है जो सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का आयोजन करता है। तो क्या गुजरात या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या केरल। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो यह है उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। क्या है, उड़ीसा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये है संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे। तो ये हैग सम्मेलन या लंदन सम्मेलन या सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन या बर्लिन सम्मेलन। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या है, सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ था तो वहाँ किए गए थे। और ये सम्मेलन कब हुआ था, तो 1945 में, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था, 1945 में, ठीक है ना। चलिए नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, उसका राइट आंसर सिक्किम, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो सिक्किम में, ठीक है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई है 14,450 मीटर, ठीक है ना। चलिए 14,450, ठीक है, फुट में होगा। 14,450 इसकी ऊंचाई है। और ये कह रहा है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं। तो दो ज्वालामुखी जो द्वीप हैं वो कौन से हैं। क्या कवारती और न्यूमूर, या बेतरा और कवारती, पम्बन और बेरन, या नारकंडम और बेरन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है,
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नारकंडम और बेरन, ठीक है ना। और ये दोनों कहाँ पर है, तो ये है अंडमान सागर में। कहाँ पर है, अंडमान सागर में, ठीक है ना दोस्तों। और ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ, ठीक है ना, उसी के ये द्वीप हैं नारकंडम और बेरन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, कि भाग 4 या भाग 4A या भाग 5 या 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 4। कितना है, भाग 4। और इसी में कितना है, भाग 4 में, तो आप ध्यान रखोगे आर्टिकल कितने 36 से लेकर 51 तक, ठीक है ना, ये इसके आर्टिकल हैं। और भाग 4A में क्या है, तो इसमें मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं और जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे भारत के संविधान में, ठीक है। चलिए, और इसका जो आर्टिकल है ना इसमें, तो आर्टिकल 51A है। इसमें जो मूल कर्तव्य में जो आर्टिकल है वो 51A, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसका जो राइट आंसर है वो तो आर्टिकल 4 है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, ठीक है। कौन सा शहर सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है, तो सिलिकॉन पठार यहाँ जहाँ चिप वगैरह IT सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो है बेंगलुरु, ठीक है ना। तो बेंगलुरु जहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे झीलों का शहर कहा जाता है, तो दोस्तों झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये उदयपुर को कहा जाता है। किसे, उदयपुर को। वहीं इसे गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं और ये सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A इनमें से किस मामले में संबंधित है, ठीक है। तो 51A क्या कहता है दोस्तों, तो 51A मौलिक कर्तव्य बताता है, अभी मैंने बताया था पीछे, ये क्या बताता है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और किस भाग में, तो इसका जो भाग है भाग 4A, ठीक है। चलिए, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, तो दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति था, मतलब आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7, ठीक है ना। अब ये 7 रंग है तो कम से कम 7 तो इसमें क्रांति होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी दिए, 3 दिए, तो बाकी और भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, लास्ट ऑप्शन, यानी उपयुक्त सभी। इसमें सफ़ेद, नीली, पीली और हरी सभी प्रकार की, इसमें हरी और क्या बोलते हैं बैगनी, इसमें कई प्रकार की जो क्रांति हैं वो सब इसी में आती हैं इंद्रधनुष में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज के ये प्रश्न है वो 50 से यहीं समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप एंड तक बने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और आपका एक सब्सक्राइब हमको सपोर्ट करेगा और हम इसे ऐसी वीडियो रोजाना लेकर आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, हाँ, खूब मन लगा कर पढ़ते रहें।